स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल देर रात को फाइनली भारत को मौका मिला यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बोलने का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार नहीं गए थे और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो यहाँ पर स्पीच दिए। तो क्या है कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए, जी हाँ, क्या है कि पाकिस्तान हमेशा भारत का नाम लेता रहता है, बोलता रहता है और इससे एडवांटेज भी होता है। लेट मी टेल यू, भारत को मौका मिलता है उसका रिप्लाई देने का, लेकिन क्या करता है ना, भारत कभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा और बिना नाम लिए ही पूरी दुनिया को अच्छे से समझा देता है। तो इस स्पीच के अंदर क्या क्या हुआ, एस जयशंकर साहब ने क्या बोला, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ पर टैरिफ का मामला चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स का मामला चल रहा है, वो सब के बारे में बात किया। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 20 मिलियन पूरा होने पर स्टडी IQ ने डिसाइड किया है कि हमारे कोई भी कोर्स, किसी भी बैच को अगर आप लेते हो, चाहे 2027 हो, 28 हो, तो यहाँ पर फ्लैट 20,000 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए। यहाँ पर टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये अगर आप देखोगे तो हर सेकेंड ट्यूसडे ऑफ एवरी ईयर, जो सितंबर में सेकेंड ट्यूसडे आता है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है और दुनिया भर के जो लीडर्स आते हैं वो यहाँ पर स्पीच देते हैं। वो एक्चुअली आप देख सकते हो इस साल 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ और ये 29 सितंबर तक चलेगा। तो भारत को मौका मिला था 27 सितंबर को बोलने का और कल एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर स्पीच दिया। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं तो इस बार 80th आपका मीटिंग है, ठीक है। 1945 में बना था, आप सब जानते हैं। तो ये 80th है और इस बार का जो थीम है वो है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। और इस बार पैलेस्टीन का भी जोर शोर से मुद्दा चल रहा है। खैर, यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने बेसिकली पाकिस्तान से लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की और साथ ही साथ इसका बैकड्रॉप भी आपको समझना होगा कि इस बार भारत पर पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। तो इसी बैकड्रॉप में एस जयशंकर साहब का स्पीच आपको देखने को मिलेगा। और भारत हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है अपने स्टैंड पर कि 1990s के बाद से स्पेशली पाकिस्तान ने यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बड़े स्तर पर किया है। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद से। खैर, सबसे पहले देख लेते हैं जयशंकर साहब के स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म की बात की। मतलब मैं फिर से यही कहूँगा कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए, देखिए उन्होंने क्या कहा, फॉर डेकेड्स नाउ, कई दशकों से अब अगर आप देखेंगे तो जितने भी मेजर इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक हुए हैं दुनिया में, कहीं पर भी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका ट्रेस कहीं ना कहीं जाकर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो उन्होंने स्पीच में कहा, अ नेबर दैट इज द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि एपी सेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है। एंड दिस कंटिन्यूज इंडियाज UN रेटोरिक, मतलब भारत बार बार ये चीज़ कहता आया बिना पाकिस्तान का नाम लिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अभी जस्ट एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने भी स्पीच दिया, उसमें उन्होंने भारत का नाम ले लिया डायरेक्टली। तो इससे क्या है कि भारत को राइट मिलता है कि उसको लेकर रिप्लाई दे, और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक के बारे में भी बात की है एस जयशंकर साहब। कहा कि जो पहलगाम मैसेकर था, इट वाज एन एक्ट ऑफ बारबरिज्म। और उन्होंने हाईलाइट किया कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें साफ साफ पता चलता है कि जो फॉरेन परपिट्रेटर्स हैं वो आपका पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप से देखने को मिलेगा, स्पेशली TRF, आप सब जानते हैं, द रेसिस्टेंट फ्रंट, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट यहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की। मतलब उन्होंने वार्न किया कि देखो जो सेंचुरीज और जो हब्स हैं टेरर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं वो बेसिकली हमारे पड़ोसी देश में देखने को मिलता है। उनको ग्लोरीफाई किया जाता है टेररिस्ट को। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है ना, उनके नाम पर पार्क का नाम रखा जाता है, जो स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं, जो इवेंट्स हैं वो उनके नाम पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको स्टेट कॉम्प्लिसिटी देखने को मिलेगी, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ को पनाह दी जाती है, अलाउ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि ये इंडस्ट्रियल स्केल पर चल रहा है, मतलब बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और UN और ग्लोबल रिस्पांस भी आपको समझना होगा। देखो,
यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने कहा कि यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ज़्यादातर अगर आप देखोगे पर्सन्स का नाम वो आपको पाकिस्तानी ओरिजिन के देखने को मिलेंगे। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन देशों को जो सपोर्ट करते हैं, टॉलरेट करते हैं और इग्नोर करते हैं टेररिज्म को फॉर जियो पॉलिटिकल गेन। चाहे चाइना है या फिर कोई भी अगर आप देश देखोगे यहाँ पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है, वो अपने जियो पॉलिटिकल गेन के तौर पर करता है। लेकिन एस जयशंकर साहब ने रिमाइंड किया पाकिस्तान को या फिर कोई भी ऐसा देश जो उसको सपोर्ट करता है कि कल के डेट में वो आप ही को निगल लेगा, मतलब कि कम बैक टू बाइट देम। अगर सांप आप पालोगे तो आप सोचो कि सांप सिर्फ दुश्मन देश को यहाँ पर काटे, ऐसा नहीं है, आपको भी काटेगा। और इसके अलावा न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में भी एस जयशंकर साहब ने कहा और स्ट्रांगली अटैक किया कि मतलब देखिए पाकिस्तान अल्टीमेटली बार बार न्यूक्लियर धमकी देता रहता है, मतलब अपने टेरर प्रॉक्सीज को बचाने के लिए वो न्यूक्लियर वॉर तक छेड़ने के लिए तैयार है। तो ये एक्सपोज किया है एस जयशंकर साहब ने। और यहाँ पर अगर आप एविडेंस आर्ग्यूमेंट देखिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार भारत ने क्लियर कट एविडेंस दिए हैं, चाहे 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 का मुंबई अटैक, उरी अटैक, 2019 में पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हो गया, 2025 में जो पहलगाम मैसेकर हुआ, एकदम क्लियर कट हमने सभी के सामने जो है एविडेंस रखे हैं। और जो टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे लीडर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं और फ्रीली घूम रहे होते हैं। यूएन जो डेजिग्नेशन है आप देखिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं एंड दे आर ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिटी। और इसीलिए यहाँ पर आपको पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका डायरेक्ट रोल देखने को मिलता है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, फंडिंग दी जाती है, सेफ हेवन दिया जाता है पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा। और जो फॉरेंसिक और डिजिटल ट्रेल हैं वो साफ साफ बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से शामिल है। तो यहाँ पर अब देखो क्या है ना कि पाकिस्तान डायरेक्टली तो रिप्लाई नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं रिप्लाई देने की कोशिश करेगा और उसका बार बार एक ही जवाब होगा। अब देखो पाकिस्तान का क्या जवाब होता है, यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है और साथ ही साथ ये कहता है कि देखो हमारा आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट हमारे ही देश में जो है आतंक की जो है घटनाएं घटती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी हंसी भी आ रही थी कि जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब पहले यूनाइटेड नेशंस में एक दिन पहले यहाँ पर स्पीच दी, आप सोच के देखिए मतलब ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने भारत के कितने फाइटर जेट को शॉट डाउन किया। मतलब ये लोग स्टार्ट किए थे 4 फाइटर जेट से, 4 के बाद 5 पे आए, 5 के बाद 6 पे आए और 6 आप देख ही रहे हो पिछले कुछ दिनों से ये क्रिकेट मैच के अंदर 6-6 का इशारा चल रहा है। तो ये लोग 6 पर थे और कल 2 दिन पहले जो है शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में यूनाइटेड नेशंस के मंच से कह दिया 7 फाइटर जेट को इन्होंने गिराया है। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। क्या है ना कि शहबाज शरीफ, अभी आप सब जानते हैं कि अमेरिका में ये स्पीच के लिए गए थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, आसिम मुनीर भी साथ ही साथ थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली अपने स्पीच में कह दिया था कि 7 फाइटर जेट गिरा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी को सपोर्ट करने के लिए कि ट्रंप जो कहेगा ना वो हम कहेंगे। अब ट्रंप कल के डेट में कह देगा 15 फाइटर जेट गिरा है तो ये लोग कहेंगे हाँ हम ही ने 15, वो सारे के सारे 15 जो फाइटर जेट हैं वो हम ही ने गिराए हैं। आप समझ रहे हो, मतलब वो एक स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को तो खूब जमकर तारीफ की उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के अंदर और कहा कि देखो वो उन्होंने ही सीज फायर कराया है, डोनाल्ड ट्रंप को ही नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने यहाँ पर वही हिंदुत्व का मुद्दा उठा दिया कि देखो ये ग्लोबल थ्रेट है और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत जो है वो टेरर इंसिडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और जो इंटरनेशनल मीडिएशन है वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो भी मामला है सुलझ जाए। लेकिन भारत का बहुत अच्छे से, मतलब आप देख सकते हैं जो भारत की तरफ से एक स्पोक्स पर्सन थी पेटल गहलोत, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा नो डिग्री ऑफ ड्रामा कैन कॉन्सील फैक्ट, मतलब आप कितना भी ड्रामा कर लो लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगा। और अगर आपके जो एयर बेसेस उड़े हैं, जो हैंगर्स बर्न हो रहे हैं, जो रनवे यहाँ पर उस पर बॉम्बिंग की गई है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी जीत है तो आप खुश रहो उसी जीत से। तो ये भारत का कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा और सटीक जवाब आपको देखने को मिलेगा। खैर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि देखो एस जयशंकर साहब ने कल यहाँ पर स्पीच दिया और उसको लेकर अगर हम इंटरनेशनल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबली अगर आप देखोगे ना तो टेररिज्म एक की ग्लोबल थ्रेट है। ज़्यादातर देश इसको मानते हैं कि हाँ टेररिज्म से हमें फाइट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दुनिया को कि वो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते यहाँ पर एक्चुअल में जिस तरह से फाइट करना चाहिए टेररिज्म को लेकर वो फाइट नहीं कर पाते। मतलब पाकिस्तान को उनको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए,
एक ऐसे जगह पर है, ज्योग्राफी अगर आप देखोगे पाकिस्तान की, चाइना से कनेक्ट करता है, मिडिल ईस्ट तक जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए उसको वो अच्छे से टेररिज्म को काउंटर नहीं कर पाते हैं। चाइना का भी रोल आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है भारत चाहता है कि यूएन के द्वारा सैंक्शंस लगाया जाए पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो चाइना उसको रोक देता है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जहाँ तक सवाल है, देखो वो लोग पब्लिकली सपोर्ट तो करते हैं भारत को कि हाँ काउंटर टेररिज्म में हम मदद करेंगे, लेकिन अगेन पाकिस्तान के ऊपर हार्श सैंक्शंस लगाने से बच जाते हैं। जहाँ तक इस्लामिक ब्लॉक का सवाल है, तो देखो ऐसे इस्लामिक ब्लॉक पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कई बार कश्मीर पे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। जैसे टर्की वगैरह हो गया, तो टर्की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बाकी के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, स्पेशली जो सऊदी है, यूएई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइडेड हैं और वो भारत को अब क्रिटिसाइज नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है कि भारत के आर्ग्यूमेंट में चैलेंजेस क्या हैं। देखो चैलेंजेस क्या होता है ना, इंटरनेशनल लॉ में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होता है कि आप डायरेक्टली दिखा सको कि अगर मान लो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैल रहा है, तो भारत तो कई बार एविडेंस दिया है कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार वहाँ पर खुद करा रही है, तो उसके लिए एकदम पुख्ता सबूत होना चाहिए, तब जाकर वहाँ पर कुछ सुनवाई होगी। फिर जियो पॉलिटिक्स सामने आ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि कई सारे देश यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं और इसी की वजह से टेररिज्म का जो मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाता है। और क्रेडिबिलिटी का भी बैटल है। पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम स्टेट कह देता है, मतलब जब भी भारत आरोप लगाएगा तो पाकिस्तान कहेगा देखो हमारे ऊपर खुद अटैक हो रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में 10 लोग मारे गए, कभी खैबर पख्तूनख्वा में 15 लोग मारे गए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही एयरफोर्स के थ्रू अपने ही लोगों की, मासूम लोगों की जानें दे दी खैबर पख्तूनख्वा में। खैर ये सब हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एस जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा और कहा कि यूनाइटेड नेशंस आज के डेट में स्टेट ऑफ क्राइसिस में है। मतलब दुनिया में इतने सारी चीज़ें चल रही हैं, वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वाला, मतलब यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया उनको रोकने में। सो दे हैव फेल्ड इन पीस, डेवलपमेंट एंड राइट्स। और सिक्योरिटी काउंसिल में इसी की वजह से हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स हैं उसको एक्सपैंड करना चाहिए। भारत यहाँ पर और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार है और ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जो यूएनएससी है उसकी हमें ज़रूरत है, ये भारत ने कहा है। और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेड चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एस जयशंकर साहब ने जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको क्रिटिसाइज़ किया। अब ये जाहिर सी बात है, नाम नहीं लिया ट्रंप का, लेकिन टैरिफ वॉर इस समय कौन छेड़ रखा है? ट्रंप छेड़ रखे हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं, इसको साधा निशाना आप कह सकते हैं जयशंकर साहब ने अमेरिका में रहकर ट्रंप के ऊपर किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसमें और फेयरनेस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ग्लोबल साउथ को भी अर्ज किया, कहा कि जो हमारा डिपेंडेंस है सिंगल सप्लायर मार्केट के ऊपर उसे हमें कम करना चाहिए। इशारा अमेरिका की तरफ ही था कि हम सब कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे उनके मार्केट के ऊपर, तो वो हमें कम करना पड़ेगा। सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना पड़ेगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन और ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि एस जयशंकर साहब का जो यूएनजीए का रिमार्क्स था, इट वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हम पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं बिना उसका नाम लिए और ग्लोबल ओपिनियन को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं और डिटरेंट का एक साफ साफ मैसेज दिया जाता है भारत के द्वारा। देखते हैं अब इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी जयशंकर साहब की वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की? ये आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, ये आपको सिर्फ 20,000, मतलब ऐसा प्राइस फिर कभी नहीं मिलने वाला। इट इज़ जस्ट बिकॉज 20 मिलियन का सेलिब्रेशन चल रहा है। 30 सितंबर तक स्टडी IQ ने एक बड़ा ऑफर निकाला है। यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।